नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं आज रदरफोर्ड के मॉडल की। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल क्या था। अगर रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग मॉडल से पहले की बात करें तो अपने को एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या पता चल चुका था वो बात करते हैं। उसके बारे में ये पता चल चुका था कि एटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। उनके ऊपर चार्ज का पता चल गया था। दूसरा, थॉमसन का जो मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल, कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के अंदर धसे हुए होते हैं, जैसे तरबूज के अंदर बीज धसे हुए होते हैं। ठीक है। अब इसको ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये सोचा कि प्रोटॉन है वो पूरे के अंदर फैले हुए हैं, प्रोटॉन पूरे के अंदर फैले हुए हैं। अगर उसके ऊपर अपन कोई पॉजिटिव वाला पार्टिकल्स डालेंगे तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन पैदा होगा, अपने रथ से अपने जो पथ है उसे थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा और चला जाएगा। ये सोच के रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि प्लस चार्ज पूरे के ऊपर फैला हुआ है और कोई प्लस पॉजिटिव पार्टिकल उसके ऊपर फेंक के मारेंगे तो उसके अंदर रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण उसके अपने पथ से डिफ्लेक्शन पैदा होगा, थोड़ा थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा और हर एक पार्टिकल के अंदर होगा। हर एक जो पॉजिटिव वाला पार्टिकल अल्फा पार्टिकल डाले गए उसमें सोचा कि डिफ्लेक्शन पैदा होगा। अब उसने एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स नहीं डिफ्लेक्ट हुए। सारे क्या, 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे के सीधे चले गए। बाकी जो 1% था उनका खेल था। उसके बेसिस पे अपने पढ़ा कि जो एटम की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का अपन पहले सेटअप देख लेते हैं कि उसके लिए क्या क्या यूज में लिया गया और यूज में क्यों 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 लिया गया वो चीज़ें। क्या उसके लिए और चीज़ें भी यूज में ली जा सकती थी, उसके बारे में अपन अल्फा जो स्कैटरिंग मॉडल है वो पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और इसी इसी को बोलते हैं अपन न्यूक्लियस की डिस्कवरी। यहाँ से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, नाभिक की डिस्कवरी हुई थी। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, अपने को चाहिए थे अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स पार्टिकल्स होता है डबल आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल्स। मतलब हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो केवल और केवल पॉजिटिव चार्ज के रूप में दो प्रोटॉन बचे। अब पता अब अपने पास ये था कि हाँ अपने पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव के ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा बहुत इसके बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन के बाद में अपने पथ से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल किस रूप में लिए कि एक पोलोनियम एक एलिमेंट होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव डिके होने के बाद में वो अल्फा पार्टिकल इजेक्ट करता है। ठीक है। यहाँ पे पोलोनियम लिया गया। पोलोनियम के अलावा अगर अपन बात करते हैं रेडियम की, इसके अलावा बात करते हैं यूरेनियम की, वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं लिया गया। अपने को केवल और केवल अल्फा पार्टिकल चाहिए थे। अल्फा पार्टिकल चाहिए थे। तो रेडियम है वो अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों पार्टिकल्स छोड़ता है, साथ में इजेक्ट करता है। तो अपने को केवल और केवल अल्फा चाहिए थे, तो इसके कारण अपने रेडियम में नहीं लिया। उसके बाद में है यूरेनियम। यूरेनियम भी ये अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और ये अल्फा पार्टिकल ही इजेक्ट करता है, लेकिन फिर भी इसको नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि यूरेनियम के जो डिके के बाद में जो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं उनकी एनर्जी बहुत लो होती है, उनकी वेलोसिटी बहुत लो होती है। अपने को चाहिए कि केवल अल्फा पार्टिकल हो और उनकी जो एनर्जी है, उनकी स्पीड है वो हाई हो, ताकि जो उस एटम के उस पॉजिटिव के जितना हो सके उतना नजदीक जा सके। ठीक है। तो वो था पोलोनियम, जैसे जो केवल और केवल अल्फा पार्टिकल इजेक्ट करता है। दूसरा, इसमें जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। तो इसके लिए पोलोनियम यूज में लिया गया। अब उसके बाद में है यहाँ पे एक लीड प्लेट, लेड की पीबी की प्लेट लगाएगी। ये पीबी की प्लेट होती है, उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। दूसरा इसका कैरेक्टर होता है कि इसके ऊपर जो भी पार्टिकल्स और गिर रहे हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेता है, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो, बीटा हो, गामा रेज हो, सारे के सारे पार्टिकल इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर गिरेंगे तो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। तो जहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट जो भी काम कर रहे थे उनको हार्मफुल ना हो, इसके लिए लेड प्लेट लगाएगी, ताकि जो भी और पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो हार्मफुल ना हो, सेहत को नुकसान ना पहुंचे। अब बीच में एक छिद्र कर दिया गया प्लेट के बीच में, ताकि केवल और केवल एक अल्फा पार्टिकल की सीरीज है वो जा सके। ठीक है। यहाँ से चले अल्फा पार्टिकल। अब अपने सामने लगाया एक गोल्ड फॉइल, सोने की पन्नी। सोने की पन्नी क्यों लगाया गया? क्योंकि सोने की पन्नी को हम हजारों सैकड़ों सालों से जानते थे। और ये जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो उस टाइम से अपन अच्छे से जानते थे कि गोल्ड के क्या क्या करेक्टर होते हैं। पुराने टाइम में इनके सिक्के वगैरह बनते थे, तब जानते थे कि सोने को खींच के बहुत लंबे तार बनाए जा सकते हैं और इसको पीट के बहुत पतली चादरें बनाई जा सकती है। ठीक है। सर कितनी पतली चादरें? मान लो अपने पास ये कॉपी का पन्ना है, ये इससे भी मान लो कि ये अपने सोने का पन्ना है, इससे भी 2-2.5 गुना कम पतली होती है सोने की पन्नी। मतलब सोने की पन्नी को एक के ऊपर अगर 2,500 पन्नी एक के ऊपर एक लगाएंगे तब जो अपने कॉपी का पन्ना होता है उतनी पतली परत बना पाता है। ठीक है। तो मतलब सोने की पन्नी बहुत पतली होती है। दूसरा, सोने का लेने का रीजन ये था कि सोना एक नॉन एक्टिव मेटल होता है। क्यों? क्योंकि अपन जैसे अपन
ये ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं तो ये रिएक्शन नहीं करता, पीला होता है, पीला का पीला ही रहता है, वो काला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो किसी जो अपने इन्वायरमेंट है उसके अंदर ऑक्सीजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो सीधा सा बात था कि यहाँ से जो पार्टिकल्स जाएंगे उनके साथ ये केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। जो अपना पर्पज था एटम की स्ट्रक्चर को देखने का, वो अपना पर्पज होगा गोल्ड फॉइल के लिए। ठीक है, तो पोलोनियम क्यों लिया? क्योंकि रेडियो एक्टिव है, हाई एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल्स डाल रहे हैं। लेड प्लेट क्यों ली? कि एक तो केवल और केवल एक हीलियम की सीरीज जाए, दूसरा कि बाकी जो हीलियम जा रहे हैं यहाँ से टकराएंगे तो ये लीड प्लेट एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, उसके बाद में गोल्ड फॉइल क्यों लिया? क्योंकि सोने की पन्नी बहुत पतली होती है, दूसरा नॉन रिएक्टिव होती है। नॉन रिएक्टिव होती है मतलब ये जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल उनके साथ रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अपने लगाया ZNS। यहाँ से जो पार्टिकल्स जा रहे थे वो अपने को दिखाई नहीं दे रहे थे। ZNS लगाने का मतलब ये था कि जो पार्टिकल्स गुजर रहे हैं वो जहाँ पे सामने टकराएंगे वो अपने को पता चले कि कहाँ कहाँ पे टकरा रहे हैं। ठीक है, ताकि बाद में दूसरा कि जहाँ पे टकराएंगे कि कोई एक स्पेसिफिक प्लेस होगा जहाँ पे ज़्यादा टकराएंगे, वहाँ पे ज़्यादा टकराएंगे तो वहाँ पे चमक ज़्यादा पैदा होगी, या मतलब अपन बोल सकते हैं जो लाइट थी उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे नंबर ऑफ जो टकराने वाले एलिमेंट्स जो पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। इसके लिए ZNS लिया गया। इसके ऊपर जैसे पार्टिकल गिरेगा लाल या हरी एक चमक पैदा करता है। ठीक है, तो ये था अपना सेटअप। अब रदरफोर्ड ने क्या सोचा था? वो सोचा था कि इसके ऊपर डालेंगे अपन हीलियम के जो पॉजिटिव वाला हीलियम डालेंगे इसके गोल्ड फॉइल के ऊपर, सोने के एटम के ऊपर। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव से टकराएगा और डिफ्लेक्ट होके थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आए वो ये क्या थे कि यहाँ पे अगर अपने बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन डालें, पोलोनियम के पास अल्फा हाइड्रोजन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वो गए तो क्या हुआ कि सारे के सारे लगभग 99%, कितने 99% सीधे के सीधे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे चमक पैदा हुई बहुत भयंकर वाली, बहुत सारी चमक पैदा हुई। मतलब यहाँ से आ रहे थे पूरे के पूरे यहाँ पे जा रहे थे, 99% सीधे आ रहे थे बिना डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, अब बाकी जो 1% था उसमें 0.5% यहाँ पे था, 0.34 इस प्रकार से कम होता 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 एक पार्टिकल ऐसा था 20,000 में से जो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पे वापस आ गया। मतलब अगर मैं इस पेन को ऐसे मारूं ये गोले की स्पीड में वापस मेरे को आके लगे, ऐसा हुआ था पोलोनियम के साथ में। यहाँ से इसने अल्फा पार्टिकल्स डाले, हीलियम से गोल्ड फॉइल से बढ़ा, वैसा का वैसा उसी स्पीड में वापस आ गया, उससे भयंकर वाली स्पीड में वापस आ गया। ये तो एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये तो स्ट्रक्चर नहीं हो सकती फिर एटम की, थॉमसन ने जो बताया था। तब अपने को दूसरी बात ये कि अपने को ये पता था कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये पता था। तो अपना दिमाग वहीं पे गया, यहाँ से प्लस डाला तो यहाँ पे प्लस होगा, भयंकर वाला प्लस होगा एक ही जगह के ऊपर, तो ये सीधे सीधे गए हैं। इसका मतलब ये है कि पूरे के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अगर पूरे के अंदर होता तो डिफ्लेक्ट पूरे के पूरे होते, थोड़े थोड़े से एंगल से सारे के सारे होते, मतलब सीधे के सीधे गए हैं तो प्लस आवेश प्लस चार्ज पूरे के अंदर नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे अब सोचा कि जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास में आ रहा है, न्यूक्लियस के पास में आ रहा है तो उनके अंदर डिफ्लेक्शन पैदा हो रहा है, डिफ्लेक्शन पैदा हो रहा है, और जितना पास में आ रहा है जितना पास में आ रहा है डिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो बढ़ता जा रहा है। और 20,000 में से एक कण के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो 180 डिग्री का था, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते में वापस आ गया अपोजिट साइड में। ठीक है, तो ये था। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो प्लस प्लस चार्ज है, जो थॉमसन ने बताया था कि पूरे के अंदर फैला होता है, वो प्लस चार्ज पूरे के अंदर फैला नहीं होता। प्लस चार्ज केवल और केवल एक स्पेसिफिक जगह के अंदर फैला हुआ है, एक स्पेरिकल शेप के अंदर है प्रोटॉन ये सॉरी एटम, उसके अंदर सेंटर है, सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है और केवल वहीं पे प्रोटॉन है, और सारा का सारा प्रोटॉन सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज वहीं पे समावेशित है। ठीक है, ये था इस रिजल्ट के सॉरी इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स। तो क्या था कि ऑल पॉजिटिव चार्ज एट न्यूक्लियस, यहीं से न्यूक्लियस की खोज हुई थी कि एक सेंटर के अंदर होता है तो स्फेरिकल शेप जो स्फीयर है उसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है, वहीं पे सारा का सारा प्रोटॉन होता है। ठीक है, उस टाइम तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। अब अगर अपन बात करें कि न्यूट्रॉन की खोज उसी के को वर्कर ने की थी, रदरफोर्ड की। ठीक है, तो उसने बताया कि इसके अलावा इसके अंदर एक न्यूट्रॉन और होता है जिसका ये जो अपना मास है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। फिर बाद में पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एक ही जगह के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में क्या बताया कि प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन दोनों मिलके न्यूक्लियॉन्स बनाते हैं। इन दोनों को समाहित रूप से अपन न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, कंबाइन रूप से, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके इसका मास बनाते हैं। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज्यादा गुना होता है, 2000 गुना के आसपास होता है, 1837 गुना होता है इन दोनों का। ठीक है, और वो छोटे से पार्ट में, बहुत छोटे से पार्ट में, बहुत छोटे से कैसे पता चला कि यहाँ से जो पार्टिकल्स जा रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी। वो एनर्जी को देखा आपने, ये अपना मार्डसन नाम का एक साइंटिस्ट और था, उसने जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, कैलकुलेशन के बाद में, उसने देखा कि जो एक इलेक्ट्रॉन था तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, नियर टू नियर उस पॉजिटिव वाले चार्ज के 10 की पावर -14 मीटर पास जा सकता है, -14 मीटर पास जा सकता है उस न्यूक्लियस के आसपास, उस पॉजिटिव चार्ज के आसपास। तब ये माना गया कि अब जो न्यूक्लियस है उसकी जो रेडियस है वो 10 की पावर -14 से कम ही होगी। 10 की पावर -14 से कम है तो ये माना गया कि इसकी जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस 10 की पावर -15 मीटर की रेडियस की कोटि की है, की ऑर्डर की है। ठीक है, अब एटम का जो साइज था वो था 10 की पावर -10 मीटर, और ये जो अपना न्यूक्लियस है उसका जो साइज है वो है 10 की पावर -15 मीटर। मतलब पूरे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटी सी जगह के ऊपर रहता है। अगर दोनों का कंबाइन करें तो दोनों में 1 लाख गुणे का फर्क है। प्रोटो जो एटम है उसका साइज न्यूक्लियस के साइज से 1 लाख गुना बड़ा है। मतलब एक लाइन की बात करें तो एक लाइन के अंदर एक जैसे नाभिक 1 लाख आ सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा साइज था एक एटम का न्यूक्लियस की तुलना में। ठीक है, मतलब अपन बोल सकते हैं कि पूरा पूरा द्रव्यमान एक छोटी सी जगह के ऊपर रहता है। तो अगर कोई पूछे कि पूरा का पूरा जो कोई एक एटम है उसका मास कौन बताता है, तो उसका मास बताता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बताता है उसके मास के बारे में, और उसका वॉल्यूम है वो बताता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, चक्कर काटते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का वजन नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों का वजन नहीं होता तो मतलब सीधी सी बात है कि जो वजन था, जो मास था, वो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का था, और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। तो अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियस अपना ए तो पॉजिटिव चार्ज बताता है, एक और पूरा का पूरा मास बताता है। जो बाकी वॉल्यूम है वो इलेक्ट्रॉनों का है। इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चक्कर काटते रहते हैं। जितना बाहर की ओर होगा इलेक्ट्रॉन, उसका साइज उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, मतलब वॉल्यूम बढ़ाने का काम है वो है इलेक्ट्रॉनों का बढ़ाने घटाने का, और मास का काम है वो है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का, अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियॉन्स का या न्यूक्लियस का। ठीक है, ये था अपना रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मॉडल। अब इसको अगर अपन बात करें डेंसिटी की, डी बराबर mv की, तो इस एक्सपेरिमेंट से अपन को पता चला कि इसकी डेंसिटी होती है, जो न्यूक्लियस है उसकी डेंसिटी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर 14 ग्राम आ सकते हैं। मतलब ये मान लो कि हजारों लाखों टन 1 सेंटीमीटर क्यूब एक वॉल्यूम के अंदर आ सकते हैं। स्फेरिकल का 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना होगा, एक कंचा गोली जितना। तो उसमें मास 1.6 इंटू 10 की पावर 14 ग्राम, मतलब हजारों सैकड़ों टन किलोग्राम, अपना हजारों सैकड़ों किलो टन आ सकता है केवल और केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। इतना हाई डेंस वाला था न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी वीडियो में अपन बात करेंगे कि इतना डेंस होता है फिर भी प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा होने चाहिए, फिर भी स्टेबल क्यों है, दूसरी वीडियो में अपन न्यूक्लियर फोर्स में देखेंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करें डिस्कवरी ये रदरफोर्ड मॉडल की, तो ये था कि एक दूसरा इसको ये था कि जो एटम है उसके स्ट्रक्चर ऐसी थी कि सेंटर के अंदर न्यूक्लियस और बाहर एक फिक्स ऑर्बिटर के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। ऐसा माना गया कि ये एक प्लैनेट्स की तरह है, कि जैसे सन के चारों ओर सारे प्लैनेट्स चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे एक न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, उसके साथ उसको कंपेयर किया गया। लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं, जबकि प्लैनेट्स आते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। दूसरा फर्क ये है कि एक ऑर्बिट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन एक ऑर्बिट के अंदर प्लैनेट्स एक ही हो सकता है। तीसरा इसके अलावा बात करें अपन तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होता है, लेकिन जो अपना था प्लैनेट्स वाला उसके ऊपर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बड़ा पार्टिकल है, उसके अपन जो वेलोसिटी है और पोजीशन है वो नाप सकते हैं, एक साथ में मेजर कर सकते हैं बिना किसी अनसर्टेनिटी के।
उसके बाद में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि सन और प्लैनेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये थोड़े उनमें डिफरेंस थे कि सन के चारों ओर प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, उनमें थोड़ा फर्क। हाँ, चक्कर एक जैसे काटते हैं, लेकिन ये 4-5 फर्क थे जिसके ऊपर अपन बोल सकते हैं दोनों एक जैसे हो नहीं सकते। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अल्फा पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, उसकी ड्रॉबैक क्या थी, उसकी कमियां क्या क्या थी। पहली कमी तो ये थी कि वो जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी को नहीं शो कर पाया, स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। कैसे कि रदरफोर्ड ने बताया था कि पूरा पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन और पूरा का पूरा मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो इसके प्यार में पड़ेगा, उसके अट्रैक्शन फोर्स होगा तो आपस में मिल जाएंगे तो एटम का स्थायित्व नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल गए, इलेक्ट्रॉन एटम पूरा का पूरा रहेगा ही नहीं। साथ में खड़े थे ये अपने बोहर, उसने कैलकुलेशन करके बता दिया कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की स्पीड है उसके हिसाब से कोलैप्स होने में 10⁻⁻8 सेकंड का ही लगेगा, समय लगेगा, कितने सेकंड में तो कोलैप्स हो जाएगा और एटम का अस्तित्व नहीं रहेगा आपके हिसाब से, रदरफोर्ड के हिसाब से। इसका भी कोई जवाब नहीं था। दूसरा था कि आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नाभिक में जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, मतलब न्यूक्लियस के जितना पास जाएगा उसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी वो रिलीज करेगा, खुद की एनर्जी कम होगी। एनर्जी रिलीज करेगा तो धीरे धीरे कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे पास आया तो मतलब इसकी एनर्जी और कम हुई, एनर्जी कम हुई तो एनर्जी बाहर निकाल रहा है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से एनर्जी बाहर निकालेगा धीरे धीरे करके, जितना पास आएगा एनर्जी निकालेगा, एनर्जी निकालेगा। और उस एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूस निकाल रहा है, एक निरंतर रूप से निकाल रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, जितना पास आएगा उतनी एनर्जी ज़्यादा निकालेगा। लेकिन जो रिजल्ट था, जो एक्सपेरिमेंट के बाद में जो रिजल्ट आया था उसमें तो ये था ही नहीं, उसमें ये था 1 4 8 इस प्रकार से उसमें डिफरेंस आ रहे थे। ऐसे नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से एनर्जी निकाल रहा है, नहीं, 1 निकाल दी, 4 निकाल दी, 7 निकाल दी, बीच में 2 3 नहीं था, 5 6 7 इस प्रकार से नहीं था, बस एक स्पेसिफिक अमाउंट निकाला था। मतलब जो स्पेक्ट्रम था वो कंटिन्यूस नहीं था, वो था डिफिनेट फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम। तो मतलब जो एनर्जी निकाल रहा है वो एक ऐसे पैकेट्स के रूप में निकाल रहा है, अपन बोल सकते हैं पूरा कंटिन्यूस नहीं निकाल रहा, धीरे धीरे नहीं निकाल रहा, एक टप्पे खा रहा है मतलब। ठीक है, ऐसे छलांग मार रहा है, जैसे ऐसे नहीं है कि धीरे धीरे दौड़ रहा है, ऐसे नहीं है, एक छलांग की तरह मार रहा है। तो इसके बारे में पूछा कि इसका रीजन, तो इसके रीजन भी उसके पास नहीं था, रदरफोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो ये दो ड्रॉबैक्स थी रदरफोर्ड के जो अल्फा एक्सपेरिमेंट था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, घूमता न्यूक्लियस के पास जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा, एटम का स्थायित्व नहीं रहेगा, लेकिन एटम स्थायी होता है। और स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि 10⁻⁸ सेकंड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। दूसरा ये था कि जब इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है, धीरे धीरे पास आ रहा है तो एनर्जी धीरे धीरे रिलीज करेगा तो जो स्पेक्ट्रम है उसका मान कंटिन्यूस होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन होता किस प्रकार से है, बीच में गैप आता है पूरा का पूरा, जैसे 2 है, 2 के बाद में 6 है, 3 4 5 वाला है ही नहीं, कंटिन्यूस है ही नहीं, उसमें एक डिफाइनेट फ्रीक्वेंसीज आ रही है। तो इसका भी रदरफोर्ड के पास में कोई भी सोल्यूशन नहीं था, कोई भी जवाब नहीं था। तो ये 2 ड्रॉबैक्स थी रदरफोर्ड अल्फा स्पेक्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट की।